हमारे बाहर के देशों के खिलाड़ियों के बारे में से एक के बारे में जानकारी मुझे है बहुत पक्की और गहरी। बोरिस बेकर नाम का एक टेनिस प्लेयर, वो बहुत सारे यूरोप के और अमेरिकन कंपनियों के विज्ञापन करता रहा हेल्थ टॉनिक के। एक बार बोरिस बेकर को पूछा गया कि आपकी जो सर्विस करते हो टेनिस में, आप जानते हैं बॉल को रैकेट से मारना है तो बहुत तेज़ स्पीड से जाती है, तो उसकी स्पीड कितनी है? तो उसने कहा 135 किलोमीटर घंटे की स्पीड है। माने भारत में राजधानी जिस गति से जाती है उस गति से बोरिस बेकर बॉल मारता है टेनिस के रैकेट से। तो पूछा गया कि ये ताकत कहाँ से आई है? तो उसने कहा केले में से आई है। बोरिस बेकर ने ऐसा जवाब दिया कि केले में से आई है। तो जो पूछने वाला पत्रकार था उसने कहा क्या बोला? उसने कहा केले में से आई है, मैं बचपन से केला खाता हूं। और बोरिस बेकर ने बताया कि जब भी टेनिस का मैच में खेलने के लिए जाता हूं तो ढेर सारे केले भर के मेरे बैग में रख के लेके जाता हूं। मैच जब चलता है टेनिस का तो आप जानते हैं कोर्ट चेंज होता है हमेशा, एक बार इस कोर्ट से खेलेंगे दूसरी बार, तो वो कहता है जो कोर्ट चेंज करने का समय उतने में मैं 2 केले खा लेता हूँ, फिर खेलता हूँ, फिर 2 केले खा लेता हूँ, फिर खेलता हूँ, फिर 2 केले खा लेता हूँ। उन्होंने कहा ये ताकत तो केले में से आई है। तो फिर उसको कहा गया कि फिर वो विज्ञापन जो करते हो आप हेल्थ टॉनिक्स का, उसने कहा वो तो पैसे के लिए करता हूँ, खाने के लिए थोड़ी करता हूँ। खाता तो केला तो बोरिस बेकर जैसा मजबूत टेनिस खिलाड़ी जिसकी स्पीड के बारे में सारी दुनिया के विशेषज्ञ कहते हैं कि उसके आगे की स्पीड अभी तक कोई दे नहीं पाया बॉल में, वो कहता है कि मैं केला खा के ताकत लाया हूं। तो आपके पास आने वाले मरीज को ये कहानियां सुनाइए, बोरिस बेकर की कहानी सुनाइए, ये सब क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में बताइए कि ये अपनी ज़िंदगी में साधारण चीज़ें खाकर असाधारण बने हैं, क्योंकि पोषकता उन्हीं चीज़ों में है जो सस्ती हैं, बहुत महंगी चीज़ों में पोषकता नहीं है। हमारे देश के साधारण जो नागरिक हैं उनके दिमाग में एक वायरस घुस गया है। इस वायरस को आप सभी चिकित्सक निकाल सकते हैं अच्छे तरीके से। वो वायरस है कि जितनी महंगी दवा उतनी अच्छी, जितना महंगा ताकत का टॉनिक उतना अच्छा, जितना ज़्यादा फीस ले डॉक्टर उतना अच्छा। ये गलत एक वायरस घुस गया हमारे देश के नागरिकों के मन कि ज़्यादा फीस ले रहा है तो अच्छा डॉक्टर है, खूब दवाएं लिख रहा है, एक छोटी बीमारी के लिए 15-16 दवाएं लिख रहा है तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, फिर ऊपर से इंजेक्शन ठोक दे तो और अच्छा डॉक्टर है। ये वायरस आप निकाल दीजिए, ये वायरस निकालने में आप बहुत बड़ी मदद कर सकते हो। हमारे देश का साधारण गांव का गरीब आदमी, किसान, मजदूर जब डॉक्टर के पास जाता है, मैंने देखा डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो, अब डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं कि इंजेक्शन की नहीं लगा दो, आप ज़रूरत नहीं है फिर भी लगा दो, चाहे पानी का ही लगा दो आप, तो उसको मन में संतोष हो जाए। लेकिन वायरस ऐसा घुस गया। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मरीजों को आप सिर्फ चिकित्सा दे रहे हैं इतना ही नहीं है, मरीजों को थोड़ी शिक्षा भी दे दीजिए, उनको एजुकेट भी कर दीजिए तो बहुत बड़ा काम हो जाए। मुझे भारत में कई बार ऐसा लगता है कि भारत के मरीजों को चिकित्सा सेवाओं की जितनी ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा हमारे देश के मरीजों को, साधारण नागरिकों को शिक्षा की ज़रूरत है, हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत है। हेल्थ फैसिलिटीज़ तो काफ़ी कुछ हो गई हैं अब इस देश में, बहुत सारे चिकित्सालय हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारी दवा की दुकानें हैं, लेकिन हेल्थ एजुकेशन के नाम पर इस देश में बड़ा शून्य है। हमारे देश की सरकार ने पिछले साल एक आंकड़ा दिया जो बहुत दिल दहलाने वाला है। पिछले साल भारत देश में 50 लाख बच्चों की मौत हुई डायरिया से। भारत सरकार का कहना है डायरिया से 50 लाख बच्चे मर गए, और सरकार का कहना है कि एवरेज माने औसतन हर साल डायरिया से 50 लाख बच्चे मरते हैं। किसी साल 46 लाख होते हैं, किसी साल 54 लाख हो जाते हैं, किसी साल 52 लाख, किसी साल 48 लाख। पिछले कई वर्षों से ये एवरेज निकल रहा है कि 50 लाख बच्चे डायरिया से मरते। सभी चिकित्सक इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं कि डायरिया बहुत जल्दी और आसानी से ठीक होने लायक बीमारी है, बस इसमें एजुकेशन की ज़रूरत है। शायद इसमें दवा की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एजुकेशन की ज़रूरत है। और वो एजुकेशन साधारण सा, किसी भी गरीब आदमी को आप कह दो कि भैया डायरिया हो गया तुम्हारे बच्चे को, नींबू की शिकंजी बना लो, उसमें थोड़ा नमक डाल के बच्चे को 2-2 चम्मच पिलाते रहो 5-5, 7-7, 10-10 मिनट से, तो डायरिया तो ठीक होगा ही, बच्चा मरेगा भी नहीं। इतनी आसान बात है।
परम पूजनीय स्वामी जी एक नुस्खा बताते हैं जिसको आप जरूर उपयोग करिए कि कच्चे दूध में नींबू निचोड़कर तुरंत पिला दीजिए फटने से पहले। एक खुराक में ही इतना गहरा असर आता है कि दवाओं की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। तो जिस देश में कच्चे दूध में नींबू निचोड़कर डायरिया ठीक होने की पूरी व्यवस्था हो और घर में नींबू की शिकंजी बनाकर नमक मिलाकर पिलाने की सबके पास सुविधा हो, उस देश में 50 लाख बच्चे हर साल मर जाएं डायरिया से। ये एक ही बात का प्रमाण है कि हमको हेल्थ फैसिलिटी नहीं, हेल्थ एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है इस देश को। भारत सरकार ने पिछले साल इसी तरह का एक आंकड़ा और दिया, वो और भी दुख देता है कि हमारे भारत देश में 40,000 बच्चे हर साल अंधे हो जाते हैं विटामिन ए की कमी से। अब 40,000 बच्चे अगर हर साल अंधे हो रहे हों विटामिन ए की कमी से, तो इसमें शायद दवा की इतनी ज़रूरत नहीं जितनी एजुकेशन की ज़रूरत है। जिस भारत में गाजर पैदा होती हो, जिस भारत में भरपूर दूध पैदा होता हो, जिस भारत में दही हो, जिस भारत में पनीर हो, जिस भारत में मूंगफली हो, वहाँ के बच्चों को विटामिन ए की कमी हो जाए और वहाँ के बच्चे अंधे हो जाएं विटामिन ए की कमी से, और वो भी एक दो नहीं 40,000। और इन आंकड़ों में ध्यान यही दीजिएगा कि सरकार के पास जो रिपोर्टेड केस हैं वो ये 40,000 बच्चों के अंधे होने के हैं प्रतिवर्ष के, या 50 लाख बच्चों के डायरिया के मरने के केसेस हैं, ये रिपोर्टेड केसेस हैं। अनरिपोर्टेड जिनकी दर्ज ही नहीं है कहीं कोई सूचना, वो और भी बड़े हो सकते हैं। तो ये दो आंकड़े पढ़कर तो मेरा दिल दहल गया कि जब भरपूर गाजर पैदा हो रही है और विटामिन ए की हर चीज़ इस देश में मिलती है। बहुत सारे देश हैं दुनिया में जहां गाजर नहीं हो सकती, बहुत सारे देश हैं जहां मूंगफली नहीं हो सकती, बहुत सारे देश हैं जहां दूध नहीं है क्योंकि जानवर नहीं है, बहुत सारे देश हैं जहां मक्खन नहीं है, दही नहीं है, पनीर नहीं है क्योंकि उनके यहाँ जानवरों की संख्या नहीं है। वहाँ पर विटामिन ए की कमी से हज़ारों बच्चे अंधे हो जाएं तो एक बार को समझ में आता है। भारत जैसे देश में जहाँ प्रचुर भंडार है, सस्ती कीमत पर विटामिन ए उपलब्ध है, वहाँ अगर हज़ारों बच्चे 40,000 अंधे हो जाएं तो ये बहुत दुख होता है, धक्का लगता है दिल को। आप इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस तरह की जो समस्याएं हमारे देश में हैं इनमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। विटामिन सी की कमी हो जाए हमारे भारत देश में, तो आप जानते हैं कि इस देश में विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है आंवला, आसानी से उपलब्ध है, 10, 12, 15 रुपए किलो में आसानी से उपलब्ध है। जब सीज़न आता है तब आप इसको इकट्ठा करके रख सकते हैं और इसको सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पतंजलि योगपीठ की तरफ से तो आंवले के कई उत्पादन हैं, लेकिन लोग चाहें तो इसको अपने घर में ही तैयार करके हमेशा के लिए रख सकते हैं। इतना बड़ा स्रोत है विटामिन सी का। अब हमारे पास प्रकृति ने दिया, भगवान ने दिया, विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन B12 की तो भारत में कभी कमी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ के लोग जितने तरह की सब्जियाँ खाते हैं, जितने तरह के फल, मौसमी फल खाते हैं, सवाल ही नहीं उठता कि हमको विटामिन B12 कभी कमी हो जाए। ऐसे हमारे देश में प्रकृति के द्वारा जो बहुत सारे समृद्ध पदार्थ हैं, सस्ते हैं, कीमत में आसानी से उपलब्ध हैं, हर जगह होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आंवला भारत में हर जगह आसानी से मिल जाता है, गाजर भारत में हर जगह आसानी से मिल जाती है, टमाटर हर जगह आसानी से मिल जाता है। तो क्यों नहीं हम इनका हमारे मरीजों में, हमारे देश के साधारण नागरिकों में प्रचलन बढ़ाएं, और इस प्रचलन को हमारे देश में जितना ज़्यादा आप बढ़ा देंगे हमारे मरीजों की फालतू दवाओं पर निर्भरता उतनी कम हो जाएगी। कैल्शियम की कमी के आपके पास जितने सारे मरीज आते हैं और आप उनको कैल्शियम के बहुत सारे स्रोत बताते हैं और आप भारत में बहुत सारी सस्ती सस्ती चीज़ों से कैल्शियम को उपलब्ध करा सकते हैं। सबसे आसानी से कैल्शियम हमारे यहाँ उपलब्ध है चूने के पत्थर के रूप में, और चूने का पत्थर एक 50 पैसे का बाज़ार से ख़रीदो, पानी में डाल के उसको रखो तो इतना चूना बन जाता है कि साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल हम बहुत आसानी से अपने कैल्शियम की पूरे परिवार की ज़रूरत कम कर सकते हैं। आप भारत के लोगों को एक छोटी सी बात कहिए, विनम्रता से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लोगों से कहिए कि कैल्शियम की कमी पूरी करनी है तो सेंडोज की गोलियाँ ले आते हैं। कैल्शियम सेंडोज की सैकड़ों रुपए की गोलियाँ आती हैं। बेचारा गरीब आदमी तो सोच के ही परेशान हो जाता है, फिर उसका खर्चा बहुत बढ़ जाता है। माताओं को अक्सर गर्भावस्था के समय में कैल्शियम की गोलियाँ आप सब बताते हैं, तो उनको इतना ही कह दीजिए कि चूना खाओ, और लोगों से कहिए चूना लगाओ मत, किसी को चूना खाओ। चूना लगाने के लिए नहीं है, खाने के लिए है,
ये चूना लगाने की जो आदत आ गई है हम में, अंग्रेजों से सीख सीख कर हमने चूना लगाना सीख लिया सबको। पहले कोई इस देश में किसी को चूना नहीं लगाता था, अंग्रेजों के आने के बाद हमने चूना लगाना सीख लिया। तो लोगों से कहिए चूना लगाओ मत, चूना खाओ, ये चूना खाने के लिए है। हाँ, बस इतना ही विनम्रता से कहिएगा कि तंबाकू के साथ मत खाओ। उसको खाना है तो दही में डाल के खाओ, उसको खाना है तो दाल में डाल के खाओ, उसको पीना है तो पानी में डाल के पियो। मामूली सी मात्रा जीरे के दाने के बराबर, गेहूं के दाने के बराबर दही में, नहीं तो दाल में, नहीं तो सब्जी में, नहीं तो पानी में आसानी से खाया जा सकता है और बहुत बड़ा कैल्शियम का स्रोत है। भगवान ने इतना बड़ा कैल्शियम का स्रोत इस देश को दिया है, शायद ही किसी देश में होगा। वो चूने का पत्थर ही है जिससे हम सीमेंट बना रहे हैं, वो चूने का पत्थर ही है जो 20 तरह के उद्योग में जा रहा है। वो ही चूना हमारे मरीजों के कैल्शियम की पूर्ति में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो ये साधारण सी बातें आम आदमी के दिल दिमाग में बहुत जल्दी बैठ जाती हैं, लेकिन आप कहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से। कोई दूसरा कहेगा ना तो कुतर्क करेगा, तुम क्या डॉक्टर हो, तुमको क्या मालूम है। लेकिन जब कोई डॉक्टर उसको कह रहा है तो बहुत गहराई से, एक तो परंपरा से आई हुई है बात, चूना उसके दादाजी खाते थे, दादाजी के दादाजी खाते थे, वो भी खाते थे, देखा है उसने, फिर आपने और जोड़ दिया उसमें कि ये कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है, तो बात तो पक्की बैठ जाएगी उसके मन में। फिर वो अपनी जीवन शैली को इस तरह से बना लेगा कि सैंडोज की गोलियां खा खाकर करोड़ों रुपए एक विदेशी कंपनी को देना, क्योंकि आप जानते हैं सैंडोज जो है विदेशी कंपनी है, उसके करोड़ों रुपए का धंधा सिर्फ ये गोलियों का ही है। और ये धंधा हम भारतवासियों के अनजाने में, गैर जानकारी में हो रहा है। अगर ये जानकारी बढ़ जाए भारतवासियों की तो बहुत बड़ा काम आप सब मिलकर कर पाएंगे। तो मेरा एक ही विनम्र आपसे कहने का प्रयास है, वो ये कि आप थोड़ा एजुकेशन, किसी भी पेशेंट को थोड़ी एजुकेशन दीजिए, थोड़ी शिक्षा दीजिए, सामान्य ज्ञान उसको बताते जाइए ताकि वो गंभीर बीमारियों से बचता रहे, अपने परिवार को भी बचाता रहे। बहुत दुख होता है कि भारत में 60 से 70% बीमारियां खराब पानी के कारण हैं, गंदे पानी के कारण हैं। अब मरीजों को और हमारे देश के सभी साधारण नागरिकों को ये बताया जा सकता है कि भाई पानी को ठीक करके पियो, उबाल करके पियो, छान करके पियो, इसकी गंदगी से आप इतनी बीमारियों से परेशान हो। डायरिया तो आप जानते हैं कि खराब पानी से ही होता है, हैजा तो आप जानते हैं खराब पानी का ही दुष्परिणाम है। आप तो जानते हैं लीवर की कई सारी बीमारियां बहुत सारे गंदे पानी के कारण, खराब पानी के कारण है। तो ये साधारण सी बातें हमारे मरीजों को ध्यान में आप लाते रहें और उनको थोड़ा एजुकेट करते रहें, शिक्षित करते रहें, तो बहुत बड़ा काम आप सब कर सकते हैं। मैं एक विषय पर और आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, और भी गंभीर एक विषय है जो मुझे आपसे कहना है, और वो गंभीर विषय ये है कि हमारे देश की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से एक कानून में संशोधन किया है और उस संशोधन के कारण हमारे देश में एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। हमारे देश में एक कानून चलता रहा, इंडियन पेटेंट एक्ट। 1970 में मैं आपसे बता रहा था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बहुत अच्छा काम किया था, इस देश में एक कानून बनाया था, इंडियन पेटेंट एक्ट। उस कानून में कुछ ऐसी धाराएं रखी गई थीं कि जैसे पेटेंट की जो व्यवस्था है, पेटेंट आप जानते हैं कानूनी अधिकार है किसी भी व्यक्ति का या कंपनी का किसी एक दवा के ऊपर, विशेष दवा के ऊपर। तो पेटेंट का कानून श्रीमती गांधी ने 1970 में बनाया। उसमें व्यवस्था ये की गई कि कोई भी दवा कंपनी भारत में अगर पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल करेगी या पेटेंट मांगेगी तो किसी भी दवा को प्रोडक्ट के रूप में पेटेंट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उस दवा के प्रोसेस पर पेटेंट दिया जाएगा। मान लीजिए कोई एक दवा है, XYZ उसका नाम है, उसको बनाने की कोई प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पेटेंट किया जाएगा, ना कि उस दवा को पेटेंट किया जाएगा। ये श्रीमती गांधी ने कानून बनवाया था संसद में। बहुत बहस हुई थी इस कानून पर, लेकिन संसद ने इसको पास किया था। इस कानून में और एक धारा जोड़ी गई थी कि जिस व्यक्ति को या कंपनी को पेटेंट दिया जाएगा वो प्रोसेस का होगा, प्रक्रिया का होगा, और अधिकतम 5 से 7 वर्ष का होगा। 7 वर्ष के बाद वो पेटेंट अपने आप खत्म हो जाएगा और फिर उस प्रक्रिया में किसी को भी बनाने का अधिकार होगा। फिर उसमें एक तीसरी व्यवस्था ये की गई थी कि जिस व्यक्ति ने या कंपनी ने पेटेंट लिया, वो कंपनी अगर पेटेंट लेने के 2 साल के अंदर अपनी दवा का उत्पादन नहीं करेगी तो उसका पेटेंट रद्द कर दिया जाएगा, किसी दूसरे को दे दिया जाएगा।
फिर उसमें एक चौथी व्यवस्था थी, वो ये कि जब भी किसी कंपनी या व्यक्ति को पेटेंट मिलेगा किसी भी एक दवा पर, उस दवा को वो बाहर से आयात करके नहीं ला सकेंगे, उसका भारत देश में ही उत्पादन करना पड़ेगा, नहीं तो पेटेंट उनका खत्म कर दिया जाएगा। फिर उसमें और एक व्यवस्था की गई थी जो बहुत बढ़िया रही इस देश में, कि भारत में दो तरह की चीजें हैं दुनिया में हैं, एक होती है डिस्कवरी, एक होता है इन्वेंशन। तो जो डिस्कवरीज हैं उनको कभी पेटेंट नहीं दिया जाएगा और इन्वेंशंस को पेटेंट दिए जाएंगे। तो डिस्कवरीज को पेटेंटेबिलिटी के बाहर रखा गया और इन्वेंशंस जो हैं, आविष्कार, उनको ही पेटेंट प्रदान किए जाएंगे। ऐसा करके एक बहुत बढ़िया कानून बना था 1970 में। आपके मन में एक सवाल आएगा कि 1970 में यह कानून बना था, इसके पहले क्या था? 1970 से पहले भारत में अंग्रेजों का बनाया हुआ पेटेंट कानून चल रहा था। अंग्रेजों ने भारत में शासन किया था, राज किया था, तो उन्होंने भारत में एक पेटेंट का कानून बनाया था। सबसे पहले 1856 में बनाया था, उसका नाम था इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट 1856 में। उस कानून को अंग्रेजों ने 1911 में आकर थोड़ा संशोधित किया था और फिर दोबारा से बनाया था। उस कानून के आधार पर भारत में 1970 तक सारी व्यवस्थाएं चल रही थी। 1970 में श्रीमती गांधी ने यह कहा कि ये कानून अंग्रेजों के ज़माने का बनाया हुआ, हमको बदल करना चाहिए था 1947 में ही, लेकिन हम नहीं कर पाए, लिहाजा अब हम इस कानून को बदलेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी इस देश में 1967 में, तो उन्होंने संसद में सबसे पहला ऐलान किया था कि मेरी प्राथमिकता में कुछ ऐसे काम हैं जिनको मैं करना चाहूँगी। उसमें से एक काम है कि अंग्रेजों के ज़माने के बनाए गए कुछ कानून को मैं रद्द करना चाहती हूँ। उसमें से सबसे पहला कानून इंडियन पेटेंट एक्ट 1911 वाला। तो 1911 के पेटेंट एक्ट को श्रीमती गांधी ने ख़त्म किया था, क्योंकि 1911 के पेटेंट एक्ट में प्रोडक्ट के पेटेंट की व्यवस्था थी, प्रोसेस के भी पेटेंट की व्यवस्था थी। दूसरा, 1911 के पेटेंट एक्ट में पेटेंट जो होता था वो कम से कम 20 साल के लिए होता था। माने किसी दवा पर किसी कंपनी को पेटेंट अगर मिल गया तो 1970 के पहले वो कंपनी 20 साल तक अकेली दवा बनाती थी उसको और बाजार में बेचती थी। मोनोपोली पूरी तरह से उस कंपनी की होती थी। 20 साल तक दूसरी कोई कंपनी उस दवा को नहीं बना सकती थी। 1911 के पेटेंट एक्ट में ये प्रावधान था कि अगर किसी ने भारत में पेटेंट ले लिया, फिर उस दवा को वो भारत में ना बनाए तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता, वो दवा को बाहर से भी इंपोर्ट करके ला सकते थे। माने सारे उल्टे प्रावधान थे 1911 के पेटेंट एक्ट में। श्रीमती गांधी ने वो सब रद्द कर दिए और एक भारतीय तरीके का, भारत की ज़रूरत का पेटेंट कानून बनाया। और इसी पेटेंट कानून के बदौलत भारत देश में दवाओं का और चिकित्सा क्षेत्र का इतना विकास हुआ जो आज हमारी आंखों के सामने है। अब एक गंभीर परिस्थिति आई है देश के सामने। अब वो परिस्थिति आई है कि बाहर के देशों से आने वाली विदेशी कंपनियों ने 1970 का पेटेंट एक्ट बदलवा लिया है और भारत की सरकार ने विदेशी कंपनियों के दबाव में आकर एक नया पेटेंट कानून इस देश में लागू करा दिया है। जो नया पेटेंट कानून इस देश में लागू हुआ है उसमें वो सारे प्रावधान हैं जो अंग्रेजों के ज़माने वाले पेटेंट कानून में होते थे। जैसे नया पेटेंट एक्ट आया है उसमें यह है कि किसी भी डिस्कवरी को और किसी भी इन्वेंशन को भारत में पेटेंट दिया जाएगा। दूसरा उसका प्रावधान यह है कि पेटेंट की अवधि 20 साल के लिए होगी। तीसरा प्रावधान यह है कि किसी भी दवा के प्रोडक्ट को भी पेटेंट किया जा सकेगा, प्रोसेस को भी पेटेंट किया जा सकेगा। चौथा प्रावधान ये है कि भारत के बाहर की कोई कंपनी अगर लाइसेंस लेती है भारत में दवा उत्पादन का और उसको किसी दवा पर पेटेंट हासिल है तो जरूरी नहीं है कि वो कंपनी उस दवा का भारत में उत्पादन करे, वो विदेशों से भी आयात करके उस दवा को भारत में ला सकती है और इस देश में बेच सकती है। माने सारे के सारे अंग्रेजों के ज़माने वाले कानून के प्रावधान अभी के कानून में आ गए हैं जो इस समय देश में चल रहा है। इसने हमारे देश की व्यवस्था को बदलना शुरू किया है और व्यवस्था को ऐसा बना दिया है कि जो दवाएं पहले बाजार में सस्ती कीमत पर आसानी से उपलब्ध थी वो अब इस पेटेंट कानून के बाद विदेशी कंपनियों की मोनोपोली में चली गई हैं वो दवाएं, और कंपनियों ने रातों रात उनके दाम बढ़ा दिए हैं और बेतहाशा कीमतें बढ़ा दी। मैं आपको उदाहरण देके बताना चाहता हूँ, कैंसर का इलाज करने के लिए जो दवाएं भारत के बाज़ार में उपलब्ध हैं
वो थोड़े दिन पहले तक भारतीय पेटेंट कानून से संचालित थी, 1970 वाले से। अब सरकार ने वो 1970 वाला कानून बदल दिया। अब वो दवाएं संचालित हैं नए कानून से, जो पूरी तरह से अंग्रेजियत वाला है। इस नए कानून के आते ही जो कैंसर की दवाएं 8, 10, 12 हज़ार रुपए में उपलब्ध थी, अब उनकी बाजार में कीमतें 1.5-2 लाख रुपए तक पहुंच गई। और बड़े बड़े चिकित्सकों को मैंने ये चिंता करते देखा है, वो ये कहते हैं कि पहले जो दवाएं 8-10 हज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाती थी कैंसर के इलाज में, अब उन्हीं दवाओं के लिए लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक एक आम आदमी को खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो दवाएं बनाने का अधिकार और बेचने का अधिकार कुछ कंपनियों के हाथ में केंद्रित हो गया है। सब कंपनियां उन दवाओं को नहीं बना सकती और नहीं बेच सकती, क्योंकि पेटेंट नहीं। पहले बिना पेटेंट के थी, जिसको अंग्रेजी में ऑफ पेटेंटेड कहा जाता है वो दवाएं, अब वो सब पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। हमारे भारत के बाजार में एक छोटा सा सर्वेक्षण अभी किया और ये जानने की कोशिश की कि कितनी दवाएं हमारे देश में हैं जो पेटेंट के दायरे में आई हैं। तो आपको मैं ग्रुप के हिसाब से बताना चाहता हूँ। एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं, सभी एंटीबायोटिक दवाओं में 40% दवाएं पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। फिर उसके बाद एंटीबैक्टीरियल जो दवाएं हैं बाजार में, उनमें से 98% दवाएं, 98% पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। फिर उसके बाद जो एंटी फंगल दवाएं हैं वो लगभग 69% पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। फिर उसके बाद हृदय रोग नाशक, कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन जिनको आप कहते हैं, वो दवाएं करीब करीब 74% पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। फिर उसके बाद दर्दनाशक जो दवाएं हैं, दर्द निवारक जो दवाएं हैं, वो करीब 78% पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। और फिर उसके बाद जो एंटी डायबिटिक मधुमेह नाशक दवाएं हैं वो करीब 55% पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। और अस्थमा नाशक, एंटी अस्थमेटिक जो मेडिसिन हैं वो 47% पेटेंट दायरे में आ गई हैं। जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेडिसिन हैं वो करीब 88% पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। और जो एंटी अल्सर दवाएं हैं, अल्सर रोधी, वो करीब 65% पेटेंट दायरे में आ गई हैं। और जो ल्यूकेमिया के काम में, ल्यूकेमिया इलाज में ल्यूकेमिया रोधी दवाएं जो मानी जाती हैं वो 32% पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। मतलब कुछ ही दवाएं हैं जो अब पेटेंट दायरे के बाहर हैं। एंटीबैक्टीरियल में तो सिर्फ 2% दवाएं हैं जो पेटेंट दायरे के बाहर हैं, और दूसरे ग्रुप्स में किसी में 20-25, किसी में 40% तक। इसका मतलब ये है कि जो दवाएं पेटेंट के दायरे में आ गई, अब उनके ऊपर एकाधिकार किसी कंपनी का हो गया। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाता हूँ। मेरे हाथ में एक बॉल पेन है, अगर इस बॉल पेन के ऊपर मुझे पेटेंट मिल गया तो आप जान लीजिए इसको बनाकर बेचने का 20 साल तक अधिकार मेरे हाथ में रहेगा। कोई भी दूसरा इस बॉल पेन को ना बना सकेगा ना बेच सकेगा। अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने और कंपनी ने इस बॉल पेन को बनाकर बेचने की बाजार में कोशिश की तो मैं उसके खिलाफ मुकदमा करूंगा और मुकदमे में जीत मेरी होगी और उस कंपनी को ताला लग जाएगा। लिहाजा कोई भी कंपनी बाजार में मेरे कंपटीशन में नहीं उतर सकती। एक तरफ सारी दुनिया में ये शोर किया जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन करो ताकि कंपटीशन बढ़े, ग्लोबलाइजेशन करो, लिबरलाइजेशन करो ताकि प्रतियोगिता बढ़े, कंपटीशन बढ़े। दूसरी तरफ पेटेंट की व्यवस्थाओं के माध्यम से एकाधिकार करने की कोशिश और साजिश इस देश में शुरू हो गई। और ये पेटेंट की व्यवस्थाओं में सबसे खराब एक नियम है, वो ये फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, माने जिसका पेटेंट एप्लीकेशन पहले आएगा पेटेंट उसी को दिया जाएगा, चाहे उसको ज़रूरत हो या उसको ज़रूरत ना हो। उसका पेटेंट क्लेम बिल्कुल निर्दोष हो या नहीं हो, लेकिन एप्लीकेशन पहले दिया है तो उसी का होगा। मान लीजिए मैंने भारत के पेटेंट रजिस्ट्रार के कार्यालय में एक दाखिल किया एप्लीकेशन किसी पेटेंट के लिए, और मुझसे 1 घंटे पहले किसी और कंपनी ने दाखिल कर दिया वही पेटेंट, तो मुझे नहीं मिलेगा, उस कंपनी को मिलेगा, भले ही मेरा क्लेम कितना भी जेन्युइन हो। ऐसी स्थिति में भारत के बाजार में अब विदेशी कंपनियों का धीरे धीरे एकाधिकार बढ़ गया है और इन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया है इस देश में, दवाओं के दाम अंधाधुंध बढ़ा दी। और इन कंपनियों का आखिरी उद्देश्य क्या है? पेटेंट हासिल करके एकाधिकार 20 साल के लिए अपने हाथ में रखना।
माने 20 साल तक वो दवा बनाएं, वही बेचें, पूरा मुनाफा वही कमाएं, दूसरा कोई उस दवा को ना बना सके ना बेच सके। आप जानते हैं इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम हुआ कि हमारे देश की जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां जरूरी दवाएं बना रही थी, एंटीबायोटिक्स बहुत सस्ती कीमत पर हमारे देश में बनाने के लिए एक कंपनी बनी थी जिसका नाम है IDPL, इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। IDPL की ज़्यादातर इकाइयां अभी बंद हो गई इस कानून के आने के बाद। क्यों? IDPL जो कुछ बनाता था, सस्ती कीमत पर बाजार में बेचता था, अब उन दवाओं पर विदेशी कंपनियों का पेटेंट हो गया। अब IDPL ना उनको सस्ता बना सकता है ना बेच सकता है, अब वही कंपनियां उनको बेचेंगी जिनके हाथ में उसका पेटेंट है। IDPL के पास कोई एक दवा बनाने के 20 प्रोसेस हो सकते थे, लेकिन वो सारे प्रोसेस अब उनके धरे के धरे रह गए क्योंकि विदेशी कंपनी के हाथ में वो पूरा एकाधिकार चला गया। जरूरी दवाएं थीं, जीवन रक्षक दवाएं थीं, वो बाजार से धीरे धीरे गायब हो रही हैं। फालतू की दवाएं, बेकार की दवाएं बाजार में भरी जा रही हैं और भारत के लोगों का सादा खून चूस चूस कर ये विदेशी कंपनियां लूट कर ले जा रही। जिन कंपनियों के हाथ में ये सारी की सारी पेटेंट व्यवस्था आई है, इन कंपनियों के कुछ आंकड़े निकालने की कोशिश की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि ये कितना हमारे देश में पेटेंट की व्यवस्था से लूटने के लिए तैयार बैठे हैं पैसे को, और कितना पैसा ये हमारे देश से लेकर जा रहे हैं। हमारे देश की सरकार एक गलत बात पूरे देश में प्रचारित कर रही है। वो ये बात प्रचारित कर रही है कि भारत में विदेशी कंपनी आती है तो पैसा लेके आती है और उनके पूंजी से देश का विकास होता है, और उस पूंजी के विकास के कारण हम उनको ये सुविधा दे रहे हैं पेटेंट एक्ट की। मैं आपको कुछ 2-4 विदेशी कंपनियों के नाम लेके बताता हूँ कि जो आती हैं भारत में तो पूंजी क्या लाती हैं और लेके कितनी चली जाती हैं। एक विदेशी कंपनी है फाइज़र, हमारे देश में आई सन 1950 में, और 1950 में इसने व्यापार शुरू किया मात्र 2 लाख रुपए से। 2 लाख रुपए की पूंजी निवेश करके फाइज़र ने भारत में व्यापार शुरू किया। आप इसको सोच भी नहीं सकते हैं कि फाइज़र जैसी इतनी बड़ी कंपनी, अमेरिका की, यूरोप की इतनी बड़ी कंपनी भारत में सिर्फ 2 लाख रुपए लेके आई। हाँ, इनका भारत के पूंजी बाजार में जब प्रवेश हुआ तो इनिशियल पेड अप कैपिटल भारत में आने के समय जो उन्होंने रकम लाई बाहर से, अमेरिका से, वो 2 लाख रुपए की थी, और 2 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया 1950 में। और 1 साल में ही इन्होंने, सिर्फ 1 साल के व्यापार में भारत से जो पैसा अमेरिका ट्रांसफ़र कर दिया वो 585 लाख रुपए, एक ही साल। 585 लाख रुपए माने 5 करोड़ 85 लाख रुपए। 2 लाख रुपए लेके आए, 585 लाख रुपए पहले ही साल में कमा के ले गए। माने उनकी जो भारत में पूंजी लगी उस पर कितने 100% वो लूट कर ले गए, अंदाजा लगाइए। और आज इस पेटेंट व्यवस्था में सबसे बड़ा फायदा जो हो रहा है, माने जिस अमेरिकन कंपनी के लिए पेटेंट कानून बदला गया वो यही कंपनी है फाइज़र। तो जब आने के पहले साल में हजारों % मुनाफा वो ले जाती है, तो आज तो उसकी भारत देश से ले जाई जाने वाली रकम सैकड़ों करोड़ रुपए में, 180 करोड़ का नेट प्रॉफिट वो दिखाते हैं। पिछले साल के उनके बैलेंस शीट में आए थे 2 लाख रुपए लेकर, अब 2009 के साल में, 2008-2009 के साल में नेट प्रॉफिट वो 180 करोड़ ले गए, और पहले ही साल में 585 लाख रुपए ले गए। आप अंदाजा लगाइए, पूंजी वहां से वो लाते नहीं है, यहां से लूट कर ले जा रहे हैं, और इसीलिए वो भारत में आ रहे हैं। भारत में कोई धर्मादा खाता खोलने के लिए नहीं आ रहे। और एक कंपनी का बताता हूं, बायर नाम की एक कंपनी है, ये भारत में आई 1958 में। 4 लाख रुपए की इसकी पूंजी भारत में लगी और पहले ही साल में 232 लाख रुपए इसने कमा लिए बायर ने। फिर उसके बाद एक कंपनी है ग्लेक्सको, ये भारत में आई 1947 में और 36 लाख की पूंजी से इसने व्यापार शुरू किया और पहले ही साल में 394 लाख रुपए इसने लूट लिए इस देश में से, पहले ही साल, व्यापार के पहले ही वर्ष में। फिर एक साइनामिड नाम की कंपनी है, इसने भारत में 1947 में व्यापार शुरू किया 1,50,000 रुपए से और पहले साल में इसने 175 लाख रुपए ले लिए इस देश में से कमा के।
फिर एक रिचर्डसन हिंदुस्तान करके कंपनी है, 1964 में शुरू हुई। आप हंसेंगे, 20,000 रुपए से इसने व्यापार शुरू किया रिचर्डसन हिंदुस्तान ने, और पहले ही साल में इसने 50 लाख रुपए कमा लिए नेट प्रॉफिट के रूप में। सैंडोज ने 1947 में भारत में व्यापार शुरू किया मात्र 10 लाख रुपए से, और पहले ही साल में सैंडोज ने 117 लाख रुपए कमा लिए। फिर उसके बाद सीबा गायगी ने 1947 में काम शुरू किया 3 लाख रुपए से, और सीबा गायगी ने पहले ही साल में 196 लाख रुपए कमा लिए इस देश में से। तो विदेशों से आने वाली कंपनियां बहुत थोड़ी सी पूंजी लेकर आती हैं और उससे कई गुना ज़्यादा पूंजी पहले ही साल में ले जाती हैं। तो पूंजी बाहर से भारत में आती नहीं है, भारत की पूंजी बाहर जाती है। और अब ये जो नया पेटेंट कानून आ गया, इसके बाद तो ये लूट और ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि पुराने पेटेंट कानून में तो इन कंपनियों के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रहता था। नए पेटेंट कानून का तो वो सारा नियंत्रण ही खत्म हो गया। आपके मन में एक प्रश्न आएगा, वो ये कि पेटेंट की व्यवस्था तो नई दवाओं पर होती है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो ये बात सही है, नई दवाओं पर होती है, लेकिन जिन दवाओं पर इन कंपनियों को पेटेंट मिल जाता है वो दवाएं नई हों हमेशा ये जरूरी नहीं होती हैं। पुरानी दवाओं में थोड़ा परिवर्तन करके उनको नया बना लिया जाता है। थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, मामूली सा परिवर्तन करते हैं, और वो नई दवा के रूप में रजिस्टर हो जाती है। तो अब तक उन्होंने लूटा पुरानी दवा बेचकर, अब उसी में थोड़ा मामूली परिवर्तन करके उसको नया बना दिया। दवा मूल रूप से वही पुरानी है, अब पेटेंट व्यवस्था में लाके उसको और 20 साल मोनोपोली लेके लूटेंगे बाजार को। तो ये एकाधिकार का मामला बड़ा खतरनाक है, और भारत सरकार ने ये पेटेंट कानून लागू कर दिया। और इस पेटेंट कानून के बाद देश में धड़ल्ले से विदेशी कंपनियों के मुनाफे बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा अभ्यास करने की कोशिश की हमने कि पेटेंट कानून बदलने के पहले और पेटेंट कानून बदलने के बाद कंपनियों के मुनाफे में कितना अंतर आया है। तो आप हैरान हो जाएंगे, जब तक 1970 का पेटेंट कानून इस देश में लागू था, कंपनियों के मुनाफे में 1,000% और कहीं कहीं तो 20,000% का मुनाफा बढ़ गया पेटेंट कानून लागू होने के बाद, क्योंकि दवाओं की कीमतें बढ़ गई। पेटेंट के कानून लागू होने के पहले वो दवा बाजार में 10, 12, 15 रुपए में उपलब्ध थी। पेटेंट कानून लागू होते ही वो दवा 650 रुपए में हो गई। 10 टैबलेट की स्ट्रिप कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन की पेटेंट कानून के पहले 25, 22, 23 रुपए में बाजार में थी, वही 10 टैबलेट की स्ट्रिप अब बाजार में 740 रुपए की हो गई। ऐसी 85 दवाएं हैं जिनका हमने बाजार से सर्वेक्षण करके निकाला कि पेटेंट के पहले 10, 12, 15, 20 रुपए में 10 टैबलेट मिल रही हैं, पेटेंट कानून बदलते ही 750, 800, 1100, 1200, 1500 रुपए में 10 टैबलेट हो गई। इतनी महंगाई बढ़ गई दवाओं के क्षेत्र में, और ये महंगाई आप सभी डॉक्टर महसूस करते होंगे पिछले 8-10 वर्षों में सबसे ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि पिछले 8-10 वर्ष पहले ही ये पेटेंट कानून बदला गया। 1995 में सरकार ने ये पेटेंट कानून बदला और पूरी तरह से 2001 में इसमें पूरी ताकत से देश में लागू करा दिया। अब इस पेटेंट कानून में हमारे देश की स्थिति और हमारी कंपनियों की स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। अमेरिका और यूरोप की कंपनियों की ताकत इसमें बढ़ती चली जा रही है। तो आप बोलेंगे इसमें क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी डॉक्टरों की मदद से इस देश में एक बड़ा अभियान चलाना चाहिए कि ये पेटेंट के दायरे में दवाओं के आने के बाद जो कीमतें बढ़ी हैं और विदेशी कंपनियों ने मुनाफाखोरी शुरू की है, जो लूटखोरी शुरू की है, उसके ऊपर नियंत्रण भी आप सभी लोग लगा सकते हैं। कुछ चुनी हुई कंपनियां हैं जिनके लिए ये सारा खेल हो रहा है, जैसे फाइजर है, जैसे एली लिली है, जैसे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन बीचम है, जैसे सैंडोज है, जैसे वुरो वेलकम है। ऐसी चुनी हुई दुनिया की 50 कंपनियां हैं जो इस समय भारत में हैं। उनके लिए ये सारा पेटेंट कानून बदला गया और उन्होंने जबरदस्त लॉबिंग करके सरकार के अधिकारी और नेताओं के स्तर पर घूसखोरी फैलाकर इस कानून को अपने पक्ष में करवा लिया। आम आदमी को पता ही नहीं चला कि पिछले 8-10 वर्षों में दवाओं की जो कीमतें अंधाधुंध बढ़ी हैं वो किसी कानून के बदलने से बढ़ी हैं, ना कि बाजार में रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ने से। हमको कई बार ऐसा लगता है, कई हमारे डॉक्टर मित्र हैं वो कहते हैं कि शायद 8-10 वर्षों में जो मूल दवाएं हैं
जो रॉ मटेरियल है, जो केमिकल्स हैं, उनकी कीमतें बढ़ी होंगी, इसलिए दवाओं की कीमतें बढ़ी हैं। आपको हैरानी होगी जानकर कि कई मूल दवाओं की कीमतें पिछले 10 साल में घटी हैं, बिल्कुल घटी है। मैं बताता हूँ, एक दवा है, एक खास तरह की दवा, नाम नहीं ले रहा हूँ उसका, 24,000 रुपये किलो के आसपास थी 10 साल पहले। अब वो दवा 1,000-1,200 रुपये किलो के आसपास इस देश में बन रही है। इतनी कीमत उसकी कम हुई है। 36-37 हज़ार रुपये किलो की एक मूल दवा थी, आज वो 700-800 रुपये किलो में बन रही है। तो 8-10 वर्षों में मूल दवाओं की कीमतें, रसायनों की कीमतें घटी हैं। फिर भी बाजार में बिकने वाली जो ब्रांडेड मेडिसिन है उनकी कीमतें हज़ारों प्रतिशत बढ़ी हैं। उसका कारण है पेटेंट का कानून और किन्हीं कंपनियों की पूरे बाजार पे मोनोपोली और उनका एकाधिकार। आप इन कंपनियों की मोनोपोली को चुनौती दे सकते हैं और इनके एकाधिकार को तोड़ सकते हैं। आप बस थोड़े से जागरूक हो जाएं, थोड़े ज़्यादा संवेदनशील हो जाएं और थोड़ा सा देश के बारे में ज़्यादा सोचना आप शुरू करें, तो बहुत आसानी से इन कंपनियों के इस पूरे दुष्चक्र को आप तोड़ सकते हैं और इनको ज़मीन पे ला सकते हैं। बस आपको एक ही बात करनी है, और वो बात हमारी नहीं है, मेरी नहीं है, महात्मा गांधी की सिखाई हुई और बताई हुई है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब गुलामी का पहाड़ बहुत बड़ा हो जाए तो बहिष्कार वो डायनामाइट है जो किसी भी गुलामी के पहाड़ को तोड़ सकता है। ये गांधी जी कहा करते। 1942 में उन्होंने भारत के लोगों को ये कहा था कि अंग्रेजों की गुलामी बहुत बढ़ गई है, अब इस अंग्रेजी गुलामी को तोड़ने का एक ही रास्ता है कि आप अंग्रेजों का और अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें, उसके बाद ये गुलामी टूट जाएगी। और भारत के लोगों ने किया और अंग्रेजों की गुलामी टूटी और 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए। महात्मा गांधी की यही बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी ये विदेशी कंपनियों की गुलामी बहुत बढ़ गई है, दवा के क्षेत्र में उनकी लूटखोरी बढ़ गई है, उनका मुनाफाखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। भारत से जो लूट कर वो पैसा ले जा रहे हैं, दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है, रात रात बढ़ता जा रहा है। पहले 60-70 करोड़ रुपए लेके जाते थे 1970 में, आज बड़े आराम से हर साल 32 से 35 हज़ार करोड़ तो ऑफिशियल उनके आंकड़े हैं, वो लूट के ले जा रहे हैं यहाँ से। फाइजर है, ग्लेक्सको है, एली लिली है, स्मिथ लाइन बीचम है, मैंने आपको बताया सीवग आएगी है, संडोज है, वुरोज वेलकम है, ऐसी 50 कंपनियां हैं। इनको आप भी अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप प्रतिदिन चिकित्सा क्षेत्र में इन कंपनियों का नाम सुनते हैं। मेरी आपसे सिर्फ विनम्र प्रार्थना है कि इन कंपनियों ने सरकार को तो खरीद लिया, नेताओं को तो खरीद लिया और हमारे विधायकों को, सांसदों को भी खरीद लिया और उनकी मनमर्जी का कानून पास करा लिया संसद में, और भारत की कोई विधानसभा इस कानून का विरोध ना करे, इसके लिए विधानसभाओं से पहले अनुमति उन्होंने ले ली। तो ये सब काम उन्होंने करके खेल अपना खेल लिया। लेकिन मेरा कहना है कि आप चिकित्सक बंधु अगर इकट्ठे हो जाएं और एक संकल्प ले लें तो इन सारे विदेशी कंपनियों ने ये जो खेल खेला है इसको आप उलट सकते हैं और इनके षड्यंत्र को नाकाम कर सकते हैं। बस आपको एक ही चीज़ का प्रयोग करना है, बहिष्कार, बहिष्कार और बहिष्कार। मैंने आपसे शुरू में एक निवेदन किया था, वो ये था कि आप गैर जरूरी दवाएं प्रिस्क्रिप्शन में ना लिखें, फालतू दवाएं ना लिखें, गैर जरूरी हेल्थ टॉनिक प्रिस्क्रिप्शन में ना लिखें, फालतू दवाओं के हेल्थ टॉनिक ना लिखें। इसके साथ साथ एक विशेष निवेदन मेरा ये है कि विदेशी कंपनियों की दवाएं आपके प्रिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ना लिखें, क्योंकि हमने बाजार में ये पूरा सर्वेक्षण कर लिया है कि विदेशी कंपनियों की एक भी दवा ऐसी नहीं है जो भारत में बनती नहीं है जिसका स्वदेशी विकल्प नहीं। सभी विदेशी कंपनियों की दवाएं, कैंसर से लेकर और साधारण दवाएं, सर्दी खांसी जुकाम तक भारत के बाजार में उपलब्ध हैं, उनके स्वदेशी उत्पादक हैं और स्वदेशी विकल्प हैं। तो जब विदेशी कंपनियों की दवाओं के स्वदेशी विकल्प बाजार में हैं तो आपको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन में वो डालना है और इतने से ही पूरे देश में एक नई चेतना का आरंभ हो जाएगा, एक नए युग का आरंभ हो जाएगा। तो आप सभी चिकित्सक बंधुओं से, बहनों से मेरी यही विनती है कि जब प्रिस्क्रिप्शन लिखें तो ध्यान रखें फाइजर कंपनी की कोई दवा आपके प्रिस्क्रिप्शन में ना आए, ग्लेक्सको की कोई दवा ना आए, स्मिथ लाइन बीचम की ना आए, वुरोज वेलकम की ना आए, सेंडोज की ना आए, जितनी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां, एली लिली की ना आए।
कि एली लिली आई है अमेरिका से और उनके पास जो पूंजी का आधार है वो रैनबैक्सी से हजारों गुना बड़ा है। एली लिली चाहे तो हिंदुस्तान की 20 बड़ी कंपनियों को खरीद सकती है, क्योंकि उनका पूंजी आधार बहुत बड़ा है। और वो पूंजी आधार बड़े होने का कारण क्या है? वो लोग बहुत अमीर हैं ऐसा नहीं है, उनके पूंजी आधार के बड़े होने का एकमात्र कारण है अपना दुर्भाग्य। और वो दुर्भाग्य ये है कि जब एली लिली भारत में $1 लेके आती है तो वो भारत में 50 रुपए हो जाता है। ये दुर्भाग्य है हमारा। कभी हम जब आज़ाद हुए थे 1947 में तो लगभग डॉलर और रुपया बराबर था, लेकिन आज़ादी के 63 सालों में रुपए का मूल्यन इतना हुआ है कि अब 50 रुपया $1 के बराबर है। तो एली लिली जब $1 का इन्वेस्टमेंट भारत में करती है तो सीधे 50 रुपये में वो बदल जाता है। और हमारे देश की किसी रैनबैक्सी के लिए वो $1 नहीं हो पाता है, वो 50 रुपये में डॉलर आता है। तो आप जरा इसका अंदाजा लगाइए कि एली लिली अपनी 1 इकाई के खर्चे से भारत की किसी कंपनी की 50 इकाई खरीद सकती है, 50 यूनिट्स। सिर्फ 1 यूनिट खर्च करके वो 50 यूनिट्स 50 इकाई खरीद सकते हैं। ये उनके पूंजी के आधार के बड़े होने का कारण है। और जब तक ये आधार उनको उपलब्ध है $1 50 रुपए का, तब तक वो आकर भारत की किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को सस्ते से सस्ते में खरीद लेंगे। अब आप चाहें तो भारत को इस बुरी अर्थव्यवस्था से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये विदेशी कंपनियां तो लूट लूट के ले ही जाने वाली हैं। मैंने आपको बताया कि जब वो आई थी तो 2-4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और पहले ही साल में इतना गुना कमा के ले गई। अब तो और ज़्यादा लूट उनकी बढ़ गई है। अगर इनकी संख्या बढ़ती जाएगी और इनका मुनाफा बढ़ता जाएगा और इनका बाजार पर एकाधिकार बढ़ता जाएगा तो भारत के लिए तो अर्थव्यवस्था के स्तर पर खतरनाक है, मरीजों के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक है। तो आप इसमें एक बड़ी मदद करिए। देश को इस समय आपकी बहुत ज़रूरत है। आपकी संवेदनशीलता, आपकी होशियारी, आपकी बुद्धिमत्ता देश के एक बड़े अर्थव्यवस्था के हिस्से को बचाने में काम आए, ये और भी बड़ी बात होगी। आप मरीजों को बचा रहे हैं, उनकी जान बचा रहे हैं, उनकी हैसियत के हिसाब से उनको इलाज देकर समाज में स्थापित करा रहे हैं। ये काम में तो आप लगे ही हुए हैं। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से को भी बचाने में आप लग सकते हैं। मतलब मैं सीधा कह रहा हूँ, हर साल ये विदेशी कंपनियां दवा के क्षेत्र से जो लूट कर ले जा रही हैं, वो पैसे को आप बचा सकते हैं और वो पैसे का गुणात्मक रूप से देश के विकास में उपयोग करा सकते हैं। 35,000 करोड़ रुपए सालाना अगर आप इस देश को बचत के रूप में दे सकें तो ये बहुत बड़ी रकम है इस देश के लिए। कई राज्यों का बजट बन सकता है 35,000 करोड़ रुपए से। आप उसमें बड़ी भूमिका निभा दीजिए। और वो भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि आपके क्लिनिक में, आपके ऑफिस में ये चुनी हुई 50 जो विदेशी कंपनियां हैं, इनके नाम लिस्ट करके रख लीजिए और आप उनको ध्यान दीजिए कि जब भी प्रिस्क्रिप्शन पर आपका पेन चले तो ऐसी किसी मल्टीनेशनल का, किसी विदेशी कंपनी की दवा का नाम आप ना लिखें। उसके विकल्प में देशी, स्वदेशी, भारतीय दवाओं का नाम लिखें। आप बोलेंगे सारे विकल्प उपलब्ध हैं। हाँ, सारे विकल्प उपलब्ध हैं, एक भी विकल्प में कहीं कमी नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप और हम मिलकर एक सूची बनाएं। मेरे पास ये 50 कंपनियों के नाम हैं, आप जब चाहेंगे आपको ये भेजे जा सकते हैं। इनके बाज़ार में क्या क्या प्रोडक्ट हैं, किस किस ब्रांड नेम से ये दवाएं बेच रही हैं, वो भी आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। और उनके विकल्प में उतने ही अच्छे भारत की स्वदेशी दवाओं के जो ब्रांड नेम हैं वो भी आपको उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ये पूरी सूची बनाकर आपको भेजी जा सकती है। आपको सिर्फ उस पर आचरण करना है, अमल करना है और इस देश के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना है। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक इतना ही कहता हूं कि आप भारतीय हैं तो भारतीय वस्तुओं का उपयोग करें, ये हम बार बार कहते हैं। और भारतीय दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन अपने स्लिप पर लिखें, ये मैं उसमें और जोड़ना चाहता हूं। ये कहकर मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपको बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं कि इस सुझाव पर, इस विचार पर अगर आगे आप गहराई से कोई काम करेंगे तो हम आप मिलकर बहुत बड़े अभियान को शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चिकित्सा का अपराधीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है और देश के जो सजग, जागरूक और मानवतावादी, संवेदनशील जो चिकित्सक हैं उनको प्रतिबद्ध होना इस बात के लिए कि हम दवा के क्षेत्र में भी स्वदेशी
की अवधारणा को प्रतिष्ठापित करे, विदेशी कंपनियों के बहिष्कार की जो हमारी पूरी संकल्पना है, तर्क के साथ, तथ्यों के साथ, मूल्यों के साथ और पूरी प्रामाणिकता के साथ उसकी अनुपालना करें। अनावश्यक दवा एक मुद्दा है, अनावश्यक ऑपरेशन ये दूसरा मुद्दा है, अनावश्यक परीक्षण ये और बहुत बड़ा मुद्दा है। अनावश्यक दवा, अनावश्यक ऑपरेशन, अनावश्यक परीक्षण, इससे मुक्त करना है चिकित्सा परंपरा को। मैं सोच रहा था, सारी विदेशी कंपनियों की जो दवाइयां बिक रही हैं यहां पर, वो आधिकारिक तौर पर करीब 40 से 50 लाख करोड़ रुपए, यदि इतना ही काला बाजारी से बिकती हो तो कितना होगा? करीब 1 लाख करोड़ रुपए। WHO और वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस देश की चिकित्सा व्यवस्था पर खर्च आता है करीब 7 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? फीस कितनी आ जाएगी? इसका मतलब यह हुआ कि फीस का भी बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। यदि 7 लाख करोड़ रुपए फीस के रूप में डॉक्टर्स को मिलते तो फिर तो सबके बारे नारे हो जाते। ये एक बहुत बड़ा कुचक्र है, इससे देश को बाहर निकालना है। माने आधिकारिक तौर पर और काला बाजारी के तौर पर जो दवाइयां बिक रही हैं वो 80-90 हजार करोड़, 1 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर ये 6 लाख करोड़ रुपए कहां जा रहा है देश का? वह सारा का सारा पैसा अनावश्यक ऑपरेशन, अनावश्यक परीक्षण, अनावश्यक दवाओं के नाम पर ये जो पूरा गोरख धंधा, काला धंधा चल रहा है, मौत का व्यापार चल रहा है, इससे देश बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। इससे इस देश को बचाना ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। बात आ रही थी चिकित्सा के विकल्प। दरअसल असली चिकित्सा को भूल करके हम विकल्पों में खो गए पूरी तरह से, और जो प्रामाणिक चिकित्सा थी हमारी वो कहीं हमसे तिरोहित होती गई। मैंने प्रथम भी इस बात को कहा है कि हम आधुनिक चिकित्सा पद्धति के विरोधी कभी नहीं हैं, और मैं आपसे भी कहूंगा, कोई भी, चाहे वो किसी भी चिकित्सा परंपरा में पढ़ा हो, बड़ा हुआ हो, वह उसके प्रैक्टिस कर रहा हो, कभी भी चिकित्सा के नाम पर हमें उन्माद नहीं फैलाना है, परस्पर संघर्ष में नहीं उतरना है, परंतु हमको ये देखना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा लक्ष्य है रोगी को निरोगी बनाना। और मैंने महर्षि चरक का वो संकल्प, सूत्र, मंत्र, तदैव युक्तम भैषज्यम यत आरोग्याय कल्पते, ये जो हमारी बड़ी अवधारणा जो आपके सामने हमने प्रथम दिन रखी, तदैव युक्तम भैषज्यम यत आरोग्याय कल्पते सचैव भिषजाम श्रेष्ठो रोग्यभ्यः प्रमोचयेत्। तो इस अवधारणा को हमें प्रतिष्ठापित करना है कि एक व्यक्ति हमारे पास में रोगी होकर के आया है। अब माना बात आ रही थी कि उसको विटामिन की कमी है, तो विटामिन के स्रोत तो हमारे पास में साग सब्जियां हैं, हमारे पास बहुत से उत्पाद हैं जो प्रकृति ने हमको दिए हैं। हेल्थ टॉनिक की कमी के विकल्प हमारे पास सैकड़ों हैं। वो भाई राजीव जी ने मूंगफली से लेकर के, चना से लेकर के आपको गिनाने शुरू किए। हमारे पास में हेल्थ जिन चीज़ों से बनती हैं, वो शाक सब्जियां, वो फल, वो मेवे बहुत है हमारे पास में, जो हम बेकार की चीज़ें खा रहे हैं। आयरन के विकल्प और कैल्शियम के विकल्प के रूप में तो मैं दवाओं में जाना ही नहीं चाहता। हमने गेहूं, चना, जवार, बाजरा, मकई, चौलाई, सिंघाड़ा और जौ, इन 9 चीज़ों के मिश्रण से एक आटा तैयार करवाया, और हमने उसमें पाया यदि इस ऐसी जो
अनाज है, इनको मिला करके खाते हैं। पहले मिला जुला खाते थे। ये जो मैंने बताया, गेहूं, चना, सोयाबीन, जवार, बाजरा, मकई, चौलाई, सिंगाड़ा, जो इसका प्रयोग करते हैं, यदि और कुछ नहीं है तो हमारे घरों में इस तरह की व्यवस्थाएं पहले रहा करती थी। गेहूं, चना जो हम मिला करके खाते थे ऐसे। कभी कभी बाजरे की रोटी खाते थे, कभी चौलाई की रोटी खाते थे, कभी सिंगाड़ा खा लेते थे, उपवास के बहाने ही सही। सबसे ज्यादा कैल्शियम का रिच सोर्स है सिंगाड़ा, चौलाई, कोदो, रागी जिसको उधर बोलते हैं दक्षिण में, इधर पहाड़ की तरफ उसको कोदो बोलते हैं। सबसे ज्यादा रिच सोर्स है ये किसका? कैल्शियम का। बाजरा सबसे ज्यादा रिच सोर्स है आयरन का। और केला तो लोग घरों में भी लगा सकते हैं। केला में सेव से कई गुना ज्यादा आयरन है और हर आदमी खा सकता है, सबसे सस्ता है, और अपने घर में लगा सकता है, अपने खेत में लगा सकता है। हमें आयरन के विकल्प, हमें कैल्शियम के विकल्प चौलाई है ना, जो है ना, सिंगाड़ा है ना, अपने पास में कितने विकल्प हैं। और बात यह है कि पोषक तत्व तो हमारी दाल, रोटी, सब्जी में सब हैं। उन पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं हो पाता है, तो उनको बोलो 5 मिनट कपालभाति करो, सारे विटामिन मिल जाएंगे। आहार में है पोषक तत्व, वो अवशोषित नहीं हो पाते आपके शरीर में, डाइजेस्ट नहीं हो पाते। डाइजेस्ट कैसे होंगे? यह हाथी के शरीर में सारे पोषक तत्व होते हैं, क्या खाता है? पत्ते खाता है। हम खाते क्या हैं यह जरूरी नहीं है, जरूरी यह उसको पचाते कितना है। मेरे भाई, कैल्शियम है आपके आहार में, दूध में ही सबसे ज्यादा कैल्शियम है। कितनी चीजों में कैल्शियम है। बात यह है कि हम पोषक तत्वों का अवशोषण कैसे करें। और एक सीधी सी बात है, वह बीमार होने से कैसे देश बचे, यह भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 365 दिन में मुझे कि एक बार भी बुखार की दवाई क्यों नहीं लेनी पड़ती? क्यों मुझे एक बार भी सिर दर्द नहीं होता? क्यों मुझे एक बार भी बुखार नहीं होता? क्यों मुझे एक बार भी दस्त नहीं लगता? तो इस देश के लोगों को यह समझाना है, ताकत बाहर नहीं, ताकत तो तुम्हारे भीतर है। ओज तेज तुम्हारे भीतर है, बाहर की डेंटिंग पेंटिंग करने में लगे। ये तो एक बताए दवाइयों का षड्यंत्र, कॉस्मेटिक का कितना बड़ा षड्यंत्र है, पूरे देश को पागल बना रखा है। गोरापन लाए, दाग हटाई सिर्फ 4 हफ्तों में। 4 हफ्ते में तो देश का पूरा देश गोरा हो जाना चाहिए था, एक भी गोरा नहीं हुआ। तो देश के लोगों को बीमार होने से बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो मैं कह रहा हूं, जब मैं 365 दिन बीमार नहीं होता, तो मेरे इस देश के लाखों नहीं करोड़ों लोग जब योगाभ्यास को अपनाएंगे तो बीमार होने से ही बच जाएंगे।